बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है और वो अपने ओहदे का जो जिम्मेदारियां हैं 30 सितंबर को संभालेंगे। इससे पहले जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन आज ये बड़ी अहम तब्दीली सामने आई है। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फ़ैसला रिगार्डिंग मखसूस नशिस्तें आ गया है और अब मामला है इलेक्शन कमीशन के पास और पार्लियामान के पास कि इस फैसले पर अमल दरामद कैसे होना है। और जिन दो जजों ने इख्तलाफी नोट लिखा था उस पर भी इस फैसले में खासी तनकीद की गई है और उसे गैर मुनासिब करार दिया गया है। मामला किस तरफ जा रहा है इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था, लेकिन उस कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो शरीक नहीं हुए। उन्हें इस फैसले पर, इस आर्डनेंस पर इख्तलाफ था, इसलिए वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पर बात करेंगे और फिर मामला जो पार्लियामान के अंदर है, अब दो चीज़ें नाज़रीन सामने हैं इलेक्शन कमीशन के सामने कि या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करे या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून से तल्लुक़ है। इख्तियार भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। शौकत यूसुफ ज़ई साहब तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका शुक्रिया शौकत भाई वक्त देने का। इख्तियार भाई, एक तो आज बड़ी इंतहाई अहम तब्दीली जो है वो नए DGISI की तैनाती है और फिर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अब मामला ये है कि या तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करे और 41 सीटों के जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे, या फिर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो बिल है वो कानून बन चुका है उससे मुतल्लिक स्पीकर ने खत भी लिखा, तो या उस पर फैसला करे। तो ये मामला किस तरफ जाएगा फिर? थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। देखिए, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, मैं ज्यादा कानून के सेक्शन ऑफ लॉज पे आपको नहीं बता सकूंगा। मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं बड़े सादा अल्फाज में एक बात को समझ सकता हूँ कि जो फैसला आज तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो आज जारी हुआ है, उसमें ये बात क्लियर कट लिखी गई है कि PTI जो थी तो वो इस पिटीशन में फरीक नहीं थी। अब अगर कोई फरीक नहीं है, किसी ने सीटें मांगी नहीं है, किसी ने उसकी इल्तिजा नहीं की, वो उनके प्रेयर्स में शामिल नहीं था, तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला है, मैं इस फैसले से ज्यादा जो इख्तिलाफी नोट आए हैं मैं उसको ज्यादा मुकद्दम समझता हूँ। एंड दिस इज समथिंग वेरी मच राइट लाइक रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आइन की किताब मेरे पास है 1973 की, उसको कभी ना कभी हम रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन उठा के पढ़ ही लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो फैसला है वो उसको मैच नहीं करता। हाँ, जहां तक आपने बात की स्पीकर के खत की, अब इलेक्शन एक्ट और उसमें अमेंडमेंट की और स्पीकर के लेटर की जो इलेक्शन कमीशन के पास गया है वो बड़ा वाइब्रेंट है और अपनी चीजों को बिल्कुल वाजे करके वो बताता है कि आइन और कानून का रास्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन की तशरीह तो कर सकता है, लेकिन आइन की नई शिकें ईजाद नहीं कर सकता। आइन की अपनी मर्जी से अगर आप तशरीह करेंगे आइन की, तो उस फैसले पर उंगलियां भी उठेंगी, उस पर फिर तनकीद भी होगी और उस पर फिर सियासत भी होगी और ऐसी बू भी नहीं आनी चाहिए वहां से कि आप किसी सियासी जमात के साथ फरीक बनकर फैसला कर रहे हैं। दैट्स इट, मेरा इस पर इतना ही मौकिफ है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है तो वो खुद एक सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। कोई एक इदारा दूसरे इदारे को इस तरह भी ऑर्डर नहीं कर सकता कि आप गैर कानूनी ऑर्डर मेरे ले लो और इसको फॉलो अप करो, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दूसरे इदारे भी हैं और तमाम इदारों की माँ जो है वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट भी मौजूद है और वो फिर देख भी ले कि उसने क्या रास्ता लेना है। दूसरी बात आपने की जनरल आसिम मलिक साहब की, तो ही इज अ वेरी प्रोफेशनल, अपने काम से बड़े वाकिफ और उससे आशना और अपने गोल से आशना एक जनरल है। उनके जो एकेडमिक्स हैं, जो उनका प्रीवियस कॉन्डक्ट है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बड़ा डायनामिक है। तो मेरे ख्याल में वो अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से संभालेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनको भी जो हमारे ये दूसरे साथी हैं PTI के या इनकी जमात,
ये ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे कि नए आने वाले DGI को ये लोग मुतनाज़ा बनाए और उसको डिस्प्यूटेड करें। क्योंकि एक बात तो तय है कि अब जो जनरल फैज हमीद जैसा DGI इनको कभी नहीं मिलने वाला, वो होगा नहीं, उस तरह की बातें होगी नहीं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और आइन के मुताबिक और अपनी वर्दी के पहनने के बाद जो हलफ लेते हैं फौजियों को, उस तरह एस्टेब्लिशमेंट को और एक सिपाही को उस तरह अपना किरदार अदा करना है। सो लेट इट बी। ठीक है शौकत साहब, कहते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। जी ठीक है शौकत साहब, आप फरमाइएगा सर। एक तो फैसला भी आपके सामने, आपने पढ़ लिया होगा फैसला जो आया है, स्थिति फैसला, और आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास था जो कि बगैर किसी फैसले के, बगैर किसी नतीजे के जो ख़त्म हो गया है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो सोच रहा है कि अब ये या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे या फिर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल है जो कानून बन चुका है उस पर अमल करे। तो आप समझते हैं कि आपको ये 41 सीटें की जो आज फैसला हुआ उस पर सर अमल हो जाएगा? अच्छा, मैंने कहा ऑलरेडी मुल्क के अंदर आईनी बहरान है, आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन के फैसले कर रहा है और उसकी वजह से मुल्की मामला जो बहुत ज्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि जब से उन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट की है उस वक्त से लेकर आज तक वो एक जानिबदारी का रोल अदा किया और सबको पता है और साफ वाज़ेह नजर भी आ रहा है और वो बाकायदा रिमार्क्स भी देते रहे हैं एक पार्टी के खिलाफ, तारिक इंसाफ के खिलाफ, उनके लीडरों के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी ज्यादती होगी कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को कोई ये बताए कि जी आइन की तशरीह आप करें लेकिन बाकी आप कुछ न करें। अगर हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो फिर हम जाते क्यों हैं? फिर तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। कौन गया? इलेक्शन कमीशन ही गया था ना। तो इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में गया है तो फिर तो उनकी जाहिर है फिर तो बाल जो है उनके कोर्ट से चली गई, अब सुप्रीम कोर्ट के पास है बाल। तो जाहिर है अगर उन्होंने डिसीजन दे दिया है और 8 जजों ने मिलकर दिया है तो मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती होती है कि अगर वो कोई ऐसा फैसला करे जेन्युइन और उसको ये कहे कि जी क्योंकि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है लिहाजा ये जानिबदार है। तो इससे तो देखे ना सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी पहले से बहुत हम खुद उसको डिग्रेड करेंगे तो फिर आगे क्या होगा? मुल्क में जगह आइन और कानून पे अमलदारी ना हो तो मुल्क तो फिर नहीं चल सकते हैं इस तरह। सही। जो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं उस पर भी आप देखें, जलसे जुलूस पे भी पाबंदियां हैं, अगर जलसे करते हैं तो 20 शराइत सामने रख देते हैं। तो ये कोई सियासी गवर्नमेंट तो नहीं है ना, कोई सियासी हालात है इस वक्त में, जमहूरियत है इस मुल्क में। एक अनअनाउंस किस्म की मार्शल लॉ लगी हुई है, सिविलियन मार्शल लॉ है और उसके तहत ये मुल्क चलाया जा रहा है। लेकिन आप देखें कि मुश्किलात कितनी है, आपकी मईशत डूब रही है, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, आपकी सरमायाकार बाहर निकल रहे हैं। तो ये खुद देखें कि हम इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर ये टीवी पे बैठ के सिर्फ यही कहेंगे कि जी तबाही तो इमरान खान लेकर आया था, तो भाई वो तो 3.5 साल का दौर तक चला गया, उसके बाद 3.5 साल और पूरे हो गए। तो आप लोगों ने क्या किया? मतलब गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस बताए ना। अगर आपने ये कहकर हुकूमत खत्म की थी कि जी उस वक्त महंगाई थी, उस वक्त हुकूमत ठीक नहीं चल रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ? आप तो उस दौर में तो कम से कम रोजगार तो मिल रहा था लोगों को, चीजें सस्ती थी, 12% की महंगाई थी। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि 29% पे महंगाई गई। तो ये सारी चीजें देखना होगा। गवर्नमेंट कहती है सर कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। शौकत भाई हुकूमत कहती है कि महंगाई तो कम हो गई है। मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं तो रोज शुरू से लेके जब मैं मिनिस्टर था उस वक्त से लेके मैं अपना सौदा खुद खरीदता हूँ और आज भी खरीदने जाता हूँ। तो कौन सी चीज सस्ती हुई मुझे बताएं। दालें कौन सी सस्ती हुई है? क्योंकि हमारे तो इस्तेमाल की यही चीजें होती हैं, साबुन होता है, सर्फ होता है, जो घर के इस्तेमाल की चीजें होती हैं, चीनी, चाय तो हम इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो उसमें कीमतों में कोई कमी नहीं नजर आई। ये जरूर हुआ होगा कि कहीं 1 रुपया या 100 रुपये बिजली की कीमत में अगर कमी आ गई हो तो वो जो महंगाई 60 रुपए तक पहुंचा हुआ है हमारा जी या 70 तक, तो वो तो देखे ना 8 रुपए यूनिट बनता है हमारी बिजली आज जी। 8 रुपए और 8 रुपए अगर और खर्चा डाल दें तो 16 रुपए हो जाती है, लेकिन हमें मिलती है 50 रुपये और 60 रुपये। सही है। तो ये इतनी बड़ी ज्यादती जो आवाम के साथ हो रही है ये भी देखें। फिर आलमी मार्केट में आप देखें तेल की कीमतें सबसे लोएस्ट रेट पे आ गई है, लेकिन यहाँ नहीं कम हो रही है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है?
एक तरफ यही रोना रोना है, सारा पैसा इकट्ठा करके आईपीपीज को हर साल हम दे रहे हैं कि जी इतने अरब रुपए आप ले लें। कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं कि आईपीपीज है किसकी, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा किसको हो रहा है। तो ये सारी चीजें, मैं तो यही कहूंगा कि जो भी है, लेकिन कम से कम इस मुल्क का जरूर सोचे। मुल्क जो है वो ठीक है, ठीक है। शौकत साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि इसका फिर हल कैसे निकलेगा, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्पीकर कौमी असम्बली के खत है, फिर इलेक्शन प्रीमियर एक्ट का बिल है, हल क्या निकलेगा? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तियार वली साहब, आप सिर्फ फरमाइएगा कि अब मामला किस तरफ जा रहा है? ये तो सीधा साधा टकराव है। आइनी बुरहान पहले ही मुल्क के अंदर है, आइनी तरमीम आप लाना चाह रहे थे, वो नहीं ला सके। इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल जो है वो मालदो कानून बन चुका है। तो अब इसका फैसला किसने करना है सर, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है या जो पार्लियामान कह रही है वो आगे बात चलेगी? देखिए, सबसे पहले तो जावेद बलोच साहब, जो बात आपने की ना आईनी तरमीमी बिल का, तो बिल आएगा और सिर्फ आएगा नहीं, पास भी होगा। अच्छा। और मौलाना फजल रहमान साहब भी वोट देंगे। अच्छा, वाह। और मैं मजे की बात आपको ये बताऊं कि पीटीआई भी वोट देगी। सारी नहीं देगी तो आधी पीटीआई जरूर वोट देगी। ये मेरी बात आप लिख के रख लें अपने पास। चले, मैं लिख रहा हूँ, आपको याद कराएंगे फिर। पीटीआई भी वोट देगी इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं होगी। जहाँ पे ये इसकी बात है ना कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आप कह रहे हैं कि मतलब एक वो है, बहरान पैदा हो रहा है। नहीं होगा बहरान पैदा। ये तो एक चीज है। कुछ जज ऐसे हैं कि जो मखसूस जमात को प्रमोट करते थे, जिनको कारपेट कवर देते थे, एक मखसूस जमात को वो रात के अंधेरे में भी और सुबह के उजाले में भी और दोपहर की धूप में भी और सुरमई शामों में भी उनको हर किस्म की लिवरेजेस, उनको फैसिलिटेशन मिलती थी। कारपेट कवर मिल जाता था, जमानतें मिल जाती, जितनी मर्जी आप केस लाए। और एक दरखास्त में, मैं अपनी सारी जिंदगी में, मैं 33 इयर्स की, 34 इयर्स की मेरी पॉलिटिकल करियर है। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस, प्रेस, मीडिया, ये सारी चीजें मैं देख चुका हूं। लेकिन आई हैव नेवर सीन, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कि फलां बंदे को ऐसी जमानत दे दी जाए कि जो इन पे मुकदमात है, जिनमें ये मुलजिम है, उसमें भी इसको ना पकड़े, और जो इसके बाद इस पे कोई मुकदमा बने तो उसमें भी इसको ना पकड़े। ठीक है। ये मैंने पाकिस्तान में नहीं, बल्कि मैंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर में पूरी दुनिया में मैंने कहीं ये बात नहीं देखी। इस किस्म का ऐसी फैसिलिटेशन हमने नहीं देखी थी। जहां तक बात आपने की, तो आप जिसको बहरान कहते हैं, मैं इसको बहरान नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा। मैं इसको ये समझ रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जो गुत्थी उलझ गई थी, वो गुत्थी जो है वो सुलझने जा रही है। The things will get settled down very soon। और अब इसमें मेरे ख्याल में मजीद ज्यादा इंतजार भी नहीं रहा, चीजें अब सुलझने की तरफ चल पड़ी है। खुशी की बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी ये पता है कि उन्होंने किस रास्ते पे जाना है, उनको अपनी डायरेक्शन मालूम है। जो पार्लियामेंट है उसको भी अपनी डायरेक्शन मालूम हो चुकी है कि उन्होंने अपने इख्तियारात को किस तरह इस्तेमाल करना है और पार्लियामेंट के वजूद को किस तरह आपने तस्लीम करना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई कहीं किसी पे ऐसी बात थी, या हम तो समझते हैं कि जो बंदा हलफ लेता है, वो गाउन पहन लेता है, वो आईन, दस्तूर, कानून का वो रखवाला होता है। इख्तियार साहब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है ना सर? अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो है ना? वो तो देखें जी, अभी पता चल जाएगा ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी अगर होता है तो जो कंटेम्प्ट नहीं कर रहा तो वो भी बता देगा कि मैंने कंटेम्प्ट नहीं किया, आई एम जस्ट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच हैज बीन रिटन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ लॉ दिस एंड फलाना एक्ट दिस। वो किताब दिखा देगा। तो ऐसे तो नहीं है ना कि नहीं, आप कंटेम्प्ट पे आप मुझे भी डरा दें, जावेद बलोच को भी डरा दें, शौकत यूसुफजई को भी डरा दें और हम उसकी वजह से मतलब खामोश हो जाए। जो बात हक होगी वो हक होगी। ठीक है। मतलब इस हथौड़े से आप हर किसी को मार कर, खामोश करके या अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। होगा, ठीक है, चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी और खुल जाएंगी। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सारी चीजें ऑब्वियस हो चुकी है। एक बात मेरे फाजिल दोस्त शौकत यूसुफजई साहब ने बात की, मेरे अच्छे कुलीग रहे हैं एक असेंबली में,
कि कोई चीज सस्ती हुई है तो शौकत साहब देखें। चलें, अपना इख्तियार भाई हमें अभी ज्वाइन किया है कर्नल दिलशाद साहब ने, उनसे बात करते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे राय देते हैं कि ये जो फैसला है इस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला अभी पढ़ा होगा, आपने आपके सामने है, थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं कि इलेक्शन कमीशन जो है अब ये इस फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है, या जो खत आया है स्पीकर कौमी असम्बली का और जो इलेक्शन एक्ट का तमीमी बिल जो कानून बन चुका है उस पर अमल दरामद होगा। सर देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आइन की तशरीह कर सकती है, उनके पास इख्तियारात हैं और मिजाज है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक अभाम पाया जाता है आज के फैसले में। सबसे पहले अभाम तो ये पाया जाता है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल इसी बेंच को, 8 रुकनी जो बेंच है उस पर 9 सवाल उठाए थे उन्होंने। तो 9 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना तफसीली फैसला सुना के वो उसको नजरअंदाज कर दिया। अब वो चीफ जस्टिस साहब भी महसूस तो कर रहे होंगे कि मेरा फैसला तो उन्होंने गौर ही नहीं किया। नंबर 2, इलेक्शन के पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा जो मौसर इख्तियार है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रोकने के लिए, वो ये कहेंगे कि जनाब हमारे कानून के मुताबिक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 208 और 209 के तहत इस तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए 5 साल से, तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस पार्टी का कोई सियासी वजूद नहीं है, ना चेयरमैन है ना सेक्रेटरी जनरल है। तो आप ये बताएं कि जो कागजात नामजदगी आएंगे उस पर दस्तखत कौन करेगा। तो ये सब बड़ी 2 पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट इलेक्शन कमीशन ये उठाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि जनाब ये इंटर पार्टी इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये उठाएगा कि जनाब पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल किया है जो 2017 से लागू होगा, जिसकी बना पर अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं 12 जुलाई के वो गैर मुयसर हो गए हैं, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड तो यही कहते हैं ना। चौथा सवाल ये उठाएंगे कि जनाब कौमी असम्बली सेक्रेटरीट बहुत बड़ा पार्लियामेंट इदारा जो कानून साजी करने का मजाज है, उसने तहरीक इंसाफ को डीलिस्ट कर दिया है। तो अब वो डीलिस्ट कर दिया कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने, तो अब हमें बताएं जो पार्टी को डीलिस्ट हो चुकी हो तो वो कहाँ खड़ी है। तो ये 4-5 सवाल जो हैं वो इलेक्शन कमीशन जो है रेफरेंस की शक्ल में या नजर साहिब नहीं कर सकते कि नजर साहिब तो हो चुकी है, तो रेफरेंस की शक्ल में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे जनाब इन सवालात का हमें जवाब चाहिए। तो ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये तजर्बा हमारा, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी देख रहे होंगे, और इसके साथ ये जो हमारे 8 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, तो वो भी सारी चीजें देख रहे होंगे। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड तो लेना है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, इसको अगर सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देती है, ये 8 रुकनी बेंच मुस्तरद कर देता है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। तो कर्नल साहब ये फरमाया ना कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती है कि हमने तो सिर्फ निशान वापस लिया था, पार्टी पे जो है हमने तो पाबंदी नहीं लगाई थी, फिर उसका इलेक्शन जो है वो लड़ने का हक क्यों छीना गया और उस पर बैन क्यों किया गया और सारी चीज़ें। जब निशान ही नहीं होगा सर तो पार्टी इलेक्शन कैसे लड़ेगी फिर? मेरी पार्टी का निशान तो इसलिए खत्म हो गया था जब इंटर पार्टी इलेक्शन ही हुआ जी, वो तो इसके बगैर भी हो सकता है इंटर पार्टी इलेक्शन, तो निशान तो बाद में निशान मिल जाएगा जब इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देंगे। तो वो इंटर पार्टी इलेक्शन तो उस निशान के साथ मुंसलिक नहीं है, लेकिन वो तो अपना इलेक्शन करवाएं, और लेकिन इलेक्शन हो ही नहीं रहा 5 साल से, और जो उन्होंने इलेक्शन करवाए वो कंट्रोवर्शियल थे, वो जो ज़वाबत के मुताबिक नहीं थे। तो ये सारे मामला अभी तो तय होने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया है और इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज किया है, इलेक्शन को भी चैलेंज किया है 2024 वाले इलेक्शन पर, इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को मुस्तरद कर देती है ऑनरेबल जज हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को ला महौला ये जो है इस पर फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा और फिर बहुत से सवालों को जवाब भी देने पड़ेंगे। एक और सर सवाल उठाया गया है इस फैसले में कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने फरवरी 2024 के इलेक्शन जो है वो सही तरह नहीं करवाए, तो अब जो मामला जिस तरफ जा रहा है और बातें की जा रही हैं कि ये इलेक्शन ही जो है वो कलअदम करार दिया जाए फिर। देखो जी, इलेक्शन पर तो हमेशा क्रिटिसाइज होते रहे हैं, लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि
के 8 रुकनी जजों ने, जिसके सरबराह मंसूर अली शाह थे, उन्होंने इलेक्शन पर सवाल उठाया। लेकिन आपको याद होगा जब इमरान खान ने अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन बनाया था, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस नासिर मुल्क थे, तो उन्होंने भी इलेक्शन जो थे 2013 के, उसके बारे में भी 42 सवाल उठाए थे। तो ये तो एक मामला चलता रहता है, आपस में कई इख्तलाफात होते रहते हैं इलेक्शन के बारे में। तो ये तो हमारा माजी भी कहता है कि इस तरह तो हुआ था। नासिर मुल्क ने 42 क्वेश्चन उठाए थे, ये इलेक्शन कमीशन ने बेकायदगी बेज़ाब्ती की है और आइंदा मोहतात रहे। तो ये सारी चीजें तो नजर आएगी, उसी तरह वो भी आ जाएगा सामने। चलें, बहुत शुक्रिया कमर साहब, मुझे यहाँ पे लेनी है ब्रेक। मैं शौकत साहब आपके पास ही आऊँगा दोबारा सर, ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर बात करेंगे कि इस मामले का कोई हल भी है या सिर्फ बहस चलती रहेगी कि ये अब बाल किस कोर्ट में जा रही है, इसका फैसला होना बाकी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर बात की जा रही है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब फैसले पर अमल होगा या पार्लियामान का जो फैसला है उस पर अमल होगा। हमें ज्वाइन किया हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब ने, माहिर कानून हैं, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब शुक्रिया वक्त देने का। मामला किस तरफ जा रहा है सर? आज फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दबंग फैसला आ गया है और उन 2 जजेस पे जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था हाफिज़ साहब, उस पर खासी तनकीद की गई और कहा गया कि ये गैर मुनासिब जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उन्होंने जो उसे गैर आइनी या गैर कानूनी करार दिया था फैसले को और ये सारी चीज़ें। तो मामला फिर किस तरफ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद, एक तो बड़ा वाज़ेह आज के फ़ैसले के अंदर आया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 175 के नीचे भी कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की पाबंद है, 175(2) जो है, और जिस तरफ फैसला दिया गया है वो आपके 2 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल 17(2) का रेफरेंस दिया गया है और एक आर्टिकल 187 का रेफरेंस दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखें जो इसके अंदर आए हैं तो उन्होंने 5-6 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। एक उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 187 के नीचे जो है हम मैक्सिमम लिमिट जो है वो डिस्पेंसेशन ऑफ कंप्लीट जस्टिस के लिए जा सकते हैं, और ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी बताते खुद आर्टिकल 187 कहता है कि 187 के अंदर 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सितंबर 1976 के अंदर आई थी और वहां पे ये लिखा गया था कि 187 की अनब्रिडल्ड पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो सब्जेक्ट टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 175(2) के अंदर है। दूसरा उसके अंदर यह है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ एक ही आर्टिकल पर रिलाई करके फैसला कर सकती है और वो है आर्टिकल 17। अब 17 के अलावा पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 51 भी मौजूद है और आर्टिकल 51 वो है कि जो 18th अमेंडमेंट के अंदर उसको दोबारा जो है अमेंडमेंट उसके अंदर की गई और एक सर्टन प्रोसेस जो है उसके अंदर अडॉप्ट किया गया। उसके बाद आर्टिकल 106 है, फिर सेक्शन 104 है, फिर उसके बाद रूल 94 है। तीसरा उस चीज के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ गई है वो ये कहती है कि बगैर किसी को इम्प्लीडमेंट की एक्सेप्ट किए हुए हम एक मैक्सिमम जो है वो रिलीफ देते हैं, और ये पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके अंदर भी ये है कि आप जितनी देर तक किसी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते एज ए पार्टी आप रिलीफ दे नहीं सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि चूंकि ये एक्स्ट्रा सिचुएशन के अंदर है हम उसको भी बाईपास करते हैं। फिर वो आगे ये जाते हैं कि जो आर्टिकल 94 जो रूल है जिसको उन्होंने रिडंडेंट किया है, अब ये है कि रूल 94 तो रिलाई करता है आपका सेक्शन 215 के ऊपर, सेक्शन 9, 210 के अंदर। जितनी देर तक 209, 210 और सेक्शन 215 या आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह सिर्फ रूल को नलिफाई कर सकती है कि जी अल्ट्रा वायरेज है। और फिर जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया वो ये है कि डिज्योरे और डिफेक्टो का, कि जी डिज्योरे जो है वो बाद में देखा जाएगा और डिफेक्टो अगर उनके प्रेसिडेंट जो था चेयरमैन ने कागज जमा करवाए हैं तो ये भी एक ये तो डिज्योरे और डिफेक्टो तो डिक्टेटर्स के अंदर भी आता था। जब मार्शल लॉ की लेजिटिमेसी जाती थी तो वो कहते थे डिज्योरे छोड़ो डिफेक्टो इस वक्त कितनी तरफ है। और अगला मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मलबा डाला इस सारे का वो डाला है आर्टिकल 218 के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन के बाद उन्होंने डाला है पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर कि पेशावर हाई कोर्ट को रिमांड कर देना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन दोबारा देखता। अगर पेशावर हाई कोर्ट ने रिमांड नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि जब ये सारी चीजें आ गई, चूंकि कंट्रोवर्सी 8 फरवरी के बाद की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया है। 8 फरवरी से पीछे चले गए हैं जो 22 दिसंबर है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं था, जो इलेक्शन कमीशन के पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं था, जो पेशावर हाई कोर्ट के पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं था, और उसके बाद ना ही वो रिलीफ था ना इलेक्शन कमीशन के सामने ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने
सामने न सुप्रीम कोर्ट। और फिर उसके बाद हुआ यह है कि जब 12 जुलाई का इनकंक्लूसिव ऑर्डर आया और उसके बाद क्लैरिफिकेशन मांगी गई और क्लैरिफिकेशन को दिया नहीं गया, फिर पार्लियामेंट ने 2 अमेंडमेंट्स कर दी जिनको इफेक्ट जो उन्होंने 2017 से दिया। उसके अंदर आपका सेक्शन 66 कि कब आप रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी पार्टी एफिलिएशन करेंगे और 104 जो डिक्लेरेशन का है, तो वो लॉ ऑफ द लैंड भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड भी नहीं किया और सुओ मोटो जुरिसडिक्शन जो इसके अंदर एक्सरसाइज की है। तो प्रिसाइजली अगर जावेद मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर दोबारा जो है इस केस के अंदर री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेन लैंग्वेज आर्टिकल 51 के अंदर थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने री राइट करके आर्टिकल 17 की तरफ गई है। और अगर ये करना भी था इन सारे कॉन्डक्ट के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो अप्रोप्रिएट ये था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सेट असाइड करते, दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवाते, पीटीआई को वहां पे रेफर करते और ये सारे मामला जो दिसंबर 22 के हैं या उसके बाद चूंकि एसआईसी ही उनके पास आई थी। अब आप देखें ना कि एसआईसी को फिर उन्होंने रिजेक्ट किया 8 मेंबर्स बेंच ने, सारे 13 मेंबर्स बेंच ने किया है। और जो शख्स रिलीफ लेने गया था जिसने वो ऑर्डर चैलेंज किया था, आपने तो उसके लोकस स्टैंडाई को भी नहीं माना, उसकी अपील को भी नहीं माना और आप फिर उस फैसले की ऑब्जर्वेशन के अंदर गए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तहरीक इंसाफ पार्टी थी, फरीक था, किधर नहीं था ना, कहते हैं जी ना वो ये शोजब ने जो है वो दरखास्त दी नहीं वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो दरखास्त दी थी, हम उस दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जावेद जनरल होता ये है कि मैं अगर किसी प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं था, जिस तरह इस तरह इलेक्शन कमीशन के सामने पीटीआई नहीं थी, पेशावर हाई कोर्ट के नहीं थी, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने चैलेंज नहीं किया था और उसके बाद उन्होंने एक इम्प्लीडमेंट की जो एप्लीकेशन आई थी, सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि पहले उस एप्लीकेशन का फैसला करती है कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है, या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वो इसलिए भी नहीं जा रहा था कि एट द लास्ट डे ऑफ हियरिंग तक जो है पीटीआई तो एसईसी के फेवर के अंदर थी और जब वो एसआईसी के फेवर के अंदर थी तो उनकी एप्लीकेशन किस तरह एक्सेप्ट होनी थी कि मेरा तो वो केस ही नहीं है। मैं तो उस वक्त इंप्लीडमेंट करता कि अगर मैं पेशावर हाई कोर्ट के एज अ पीटीआई जो है उस फैसले को चैलेंज करता। अब वो वे फॉरवर्ड जिसका आगे आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल ये है कि जिस हम पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की तरफ चले गए, अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली वो सारे रिव्यू लगाने चाहिए। हाँ। इस जजमेंट को पहले दिन सस्पेंड करना चाहिए और अगर सुप्रीम कोर्ट फिर ये समझती है कि 22 दिसंबर से लेके 7 मार्च तक जितनी चीजें इस डेवलपमेंट के अंदर आई हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सब कुछ नोटिस करके एक कंक्लूसिव फैसला दे तो मामला आगे बढ़ेगा। नहीं तो लॉ ऑफ द लैंड भी मौजूद है जिसको आप देखें ना, आप लॉ एक्सपर्ट हैं, मुझे शौकत भाई सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लॉ एक्सपर्ट हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस फैसले पर अमल हो सकता है। देखें जितनी देर तक 2 चीजें, एक तरफ यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सस्पेंड किया है न अल्ट्रा वायरस किया है, बावजूद इस चीज़ के कि उनके इल्म में था कि 7 मार्च को 2 अमेंडमेंट्स आ गई हैं। अगर इन्होंने क्लैरिफिकेशन के ऊपर एक फैसला देना था तो उससे बेहतर यह था कि ये दोनों चीज़ें सुन के और इलेक्शन कमीशन को कहते कि अब वो जो पार्लियामेंट का है हम उस पर कॉग्निजेंस लेते हैं और 8 मेंबर्स की बजाय ये 13 मेंबर्स बेंच देखता कि क्या जो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है वो हमारे इस प्रोसेस को रोकने के लिए तो नहीं की या उन्होंने बदनीति की बुनियाद पे नहीं की। अगर वो फैसला करते तो मेरा ख्याल है कि आज रीजनिंग कोई और तरह आनी थी। लेकिन अब अगली चीज़ ये है कि अब मुनासिब यही है कि देखें आर्टिकल 189 के नीचे या आर्टिकल 190 के नीचे पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशन बशमूल सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेविएशन नहीं हो सकती, हर चीज़ उसकी पाबंद है। बट अगर एक रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आई हुई है कि जिसके अंदर आपकी पार्लियामेंट का लॉ मौजूद है तो फिर ये है कि नहीं, रिव्यू तो फाइल हुआ है ना। हाँ। अब इन एडिशनल ग्राउंड्स पे लेके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे जो कमेटी है, मेरा ख्याल ये है कि इन्हें 2 केसेस फौरन लगाने चाहिए। एक आर्टिकल 63A का भी लगाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो वोट नहीं माना था और उसके बाद डिस्क्वालीफाई किया था, क्या वो आर्टिकल 63A की स्पिरिट है, और दूसरा आर्टिकल 51 पे लगाना चाहिए ताकि ये तय हो कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है लेजिस्लेशन करने का कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 62(1)(f) की जो जजमेंट थी आपने देखा कि वो एक कॉज के अंदर आकर रिविजिट की जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन कही थी। अल्टीमेट फोरम जावेद सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को एक्सपेडाइट करना चाहिए और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस मामले को कंट्रोवर्शियल करने बजाय सुप्रीम कोर्ट पे जो है उस पे जो है ट्रस्ट करना चाहिए। शौकत साहब, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सर मुझे बताइएगा कि आज
आज इस फैसले के बाद वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और उन्होंने सवाल उठाए कि जी सवाल हमारे वहीं के वहीं हैं, तो इस फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा। अब लग ये रहा है शौकत साहब के ना तो इलेक्शन कमीशन जो है इस मूड में है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे, और ना ही गवर्नमेंट जो है इस मूड में है कि इस फैसले पर अमल दरामद, तो फिर मामला तो फिर आईनी बुहरान की तरफ जाएगा ना सर। देखिए, ये ऐसा मौका है ना कि इसमें हमारे जितने वकील साहिबान हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो ये देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या मजाक हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़े आईन और कानून के साथ क्या मजाक हो रहा है। पहली बात तो ये है ना, हमारे काले कोर्ट की अगर इज्जत हो रही है तो इसलिए हो रही है ना कि वो कानून और इसका पासदारी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी ऐसे शुएब शाहीन को लें तो वो आपको 10 और हमें, क्योंकि हमें और आपको तो नहीं आता है कि कौन सा आर्टिकल की मार देते हैं। शुएब शाहीन साहब को लेंगे तो आपको 10-20 वो भी गिनवा देंगे कि इसमें ये है, उसमें ये है, उसमें ये। अब बात ये है, देखें, या तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों गई है इलेक्शन कमीशन, अगर गई है तो फिर फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं कर रही है। मतलब ये सारी चीजें हैं ना। आप देखें कि आर्टिकल कब आया, ये बिल कब पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, और फिर उन्होंने किस डेट से उन्होंने ले लिया उसको। अब आप देखें कि जब एक कानून मौजूद नहीं था और उस वक्त किसी ने ये सोचा कि जी कानून नहीं है, कोई एक्ट कर लिया, फिर आप उसको पीछे से नहीं आप इस एक्ट के अंदर आते हैं क्योंकि हमने बिल पास किया है। तो इस तरह नहीं होता है। ये किसी माज़ब माशरे में ऐसे नहीं होता है कि कानून मौजूद नहीं था और आप उसको पिछले उसके अंदर घेरा कि नहीं ये कानून आप पे अभी लागू होता है क्योंकि हमने अभी पास किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि मैं आपसे कह रहा हूँ, शुरू में मैंने आपसे कहा कि आईनी बहरान है, इस आईनी बहरान को हल करने की जरूरत है और उसकी काला कोर्ट ही हल कर सकता है। ये अगर हुकूमत का साइड भी छोड़े, अपोजिशन का साइड भी छोड़े, और आगे जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तारीख चलाई थी, बड़ी तवक्कुआत थी कि इस मुल्क के अंदर आइंदा ऐसे वो चीजें नहीं आएंगी जिससे आइन को दबाया जा सकता है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, क्या दूसरी पार्टियों ने कोई और तरीके से इलेक्शन कराया था? सब यही तरीकाकार होता है, बैठ के सारे इलेक्शन करा के अनअपोज हो जाते हैं। हमारा क्या जी, आपने तरीका नहीं अडॉप्ट सही नहीं किया। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आपने देखा कि हमें निशान से भी महरूम किया गया और नाम से भी महरूम किया गया। लेकिन इसके बावजूद लोग आ गए हैं। तो देखे ना, या तो वोट को अहमियत दो जिसकी वजह से पार्लियामेंट बनती है। तो पार्लियामेंट जहां से बनती है वो तो वोट है, वोटर है, पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान की आवाम ने वोट दे दिया है, लेकिन आप नहीं मानते। सबको पता है कि वो तहरीक इंसाफ की वजह से लोगों ने वोट दिया उनको, जो आजाद हुए हैं। तो किस तरह आप उसको डिनाई कर सकते हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि देखें, अगर हम ये कहें कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते तो ठीक है, तो डिलेइंग टैक्टिसेस तो इस मुल्क में होती है। इलेक्शन कमीशन फिर चला जाए, फिर डिलेइंग टैक्टिसेस इस्तेमाल कर ले। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि हमें कानून की तरफ आना होगा, वरना ना जमहूरियत रहेगी, ना सियासत रहेगी, और ना अल्लाह करे कि ऐसे कुछ नौबत ना आए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुल्क जो है ना ऐसी तरफ जा रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा, फिर किसी के पास हल नहीं होगा। आज हमारे सबके पास हल मौजूद है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि तारीक इंसाफ को कैसे खत्म करना है, उसके लिए आज हमें हर सूरत में कोई एक बिल लाएं कि दूसरा बिल लाएं। तो इनके जरिए आप अगर किसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिशें हमने पहले भी देखी हैं, आपने देखा क्या मुल्क को कितना नुकसान हुआ। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आइन कानून पे अमल दरामद हो बस। इख्तियार वली साहब, फिर क्या हाल है सर इसका? शौकत साहब तो कह रहे हैं कि ना तो फिर सियासत रहेगी और ना फिर ये सारी चीज़ें रहेंगी अगर ये इस पे फैसला अमल दरामद नहीं हुआ या कुछ हल ना निकला तो। देखिए, मैं तो इस बारे में क्लियर, सबसे पहले तो बात यह है कि जो लोग आज़ाद पास हुए हैं उनके पास 3 दिन का टाइम होता है कि वो 3 दिन में किसी पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे जी। जो लोग ऑलरेडी शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं पार्लियामेंट में, वो दोबारा वहां से निकल कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीमें जी जो तरमीम हुई हैं वो अपनी जगह पर वैलिड है, और वो इतनी वैलिड है कि अगर आज का जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला है आप वो उठा के देख लें, उसमें नई कानून साजी के वैलिड होने ना होने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। हाफिज एहसान साहब इसमें हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं। दूसरी बात, जो तीसरी बात है वो मैं आपको बता दूं कि फैसला अगर इस पे हो कि आइन क्या होता है तो मेरे ख्याल में फैसला मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर फैसला इस तनाजुर में किया जाए कि
रिलीफ मांगने कौन आया है और रिलीफ लेने कौन खड़ा है और रिलीफ किसको मिलना है, और फैसला फिर तब्दील हो, तो फिर जो ये बात कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, तो मैं आपको ये कहता हूं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीजों को हमसे पहले हुकूमत ले जा चुकी। जो बिजली का 1 यूनिट 5 रुपए का था उसको 50 रुपए पे पहुंचा चुकी थी। 600 रुपए आटे का थैला ये लोग 3000 पे ले जा चुके थे। 65 रुपए का पेट्रोल ये 150 रुपए तक पहुंचा चुके थे। सोने का 1 तोला 42,000 रुपए का था, वो 1.5 लाख रुपए से तजावज कर गया था। पाकिस्तान के कर्जे 4.5 साल में दुगने हो गए थे। तो ये सारी चीजें होती है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आपने पहुंचाया, हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से उन चीजों को वापस लेकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी नो, वी बिलीव के वी हैव ऑल द करेज, वी हैव अ हिस्ट्री। हमने इस मुल्क की न सिर्फ एटमी, हमने कुवत बनाया था, मोटरवेज बनाया, बिजली बनाई। भाई वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत साहब आपके वक्त का शुक्रिया। हाफिज साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, और मामला जो है वो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फैसला ये होना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर अमल दरामद होगा या पार्लियामान के फैसले पर अमल दरामद होगा। आइंदा चंद दिन बड़े अहम हैं, ये फैसला सामने आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।